लग गई, ठीक है, लगा दिया मैंने बेटा, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगा दिया है। तो अब शुरुआत भी यहीं से हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा, जो चिकन पॉक्स है और चेचक में जो दोनों में अंतर है और जो दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों वायरस की ही बीमारी है और दोनों ही संक्रामक बीमारी है, दोनों लगभग एक जैसी बीमारी है। तो लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं जो चिकन पॉक्स है इसको छोटी माता कहते हैं या चेचक को छोटी माता कहते हैं। यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन, क्योंकि नाम है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल में छोटा, पॉक्स में जो इसकी बीमारी है, तो स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी बीमारी हुई, तो मतलब छोटी माता के नाम से हुई। लेकिन यहाँ आपको अंतर समझना है कि जो चिकन पॉक्स है वह छोटी माता है और जो स्मॉल पॉक्स है वो बड़ी माता है। तो उपनाम में लिख देता हूँ और दोनों का एक बार दोनों का कंपेरिजन करवा के कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं लोग गलत गलत कर देते हैं। अगर बात करें बेटा उपनाम की, उपनाम की बात करें तो इसको चेचक, स्मॉल पॉक्स या छोटी माता या बड़ी माता, सॉरी ये बड़ी माता, ये छोटी माता, ये बड़ी माता है। तो यहाँ बड़ी माता को भी नाम से जाना जाता है, शीतला माता सर। बड़ी माता, जी बड़ी माता या शीतला माता, गांव की भाषा में बड़ी माता, शीतला माता, या इसी का उपनाम रेड प्लेग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, रेड प्लेग, GUE, रेड प्लेग भी इसी को कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे छोटी माता, स्मॉल पॉक्स छोटी माता और चिकन पॉक्स बड़ी माता, ओ सॉरी, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता। छोटी माता और बड़ी माता का मतलब क्या है, कभी कभी यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब यह बीमारी होती है तो ऐसे में, क्योंकि जो आपकी त्वचा होती, त्वचा के ऊपर छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने निकलते हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े दाने निकलते हैं और दानों के अंदर पानी जैसी संरचना होती है। और यहाँ चिकन पॉक्स क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने पहले पीठ में निकलते, फिर फेस पे आते हैं, फिर धीरे धीरे अन्य भागों में फैलते हैं। तो क्या चिकन पॉक्स में छोटे छोटे दाने होते हैं और स्मॉल पॉक्स में बड़े बड़े दाने होते हैं। कैसे होते, दाने का मतलब है बड़े बड़ी संरचना बैठेगी, चकत्ते बड़े बड़े पड़ेंगे और उन चकत्तों के अंदर थोड़ा सा पानी भी भरा रहेगा, ऐसा समझ में आएगा। तो जो इसका वायरस होता है बेटा, जो इसका वायरस होता है उसे बोलते हैं वेरियोला। क्या बोलते हैं, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। वहां पे क्या था, इसमें वेरिसेला था। तो याद रखिएगा, जो स्मॉल पॉक्स है वेरियोला है और जो चिकन पॉक्स है वेरिसेला। अब दोनों में आप अंतर स्पष्ट करना है, याद रखिए, अभी पढ़ लिया जाए तो अंतर स्पष्ट करते हैं और कोई ऐसा की पॉइंट बनाते हैं कि दोनों का, क्योंकि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, एक तो नाम में था, नाम में हमने क्लियर कर दिया कि जब स्मॉल आएगा तो बड़ी समझिएगा, स्मॉल का मतलब बड़ी माता हो जाएगा। और अब दूसरा जो अंतर समझना है, क्योंकि यहाँ बैरियोला वायरस है और यहाँ पे बैरिसेला वायरस है, ठीक है, बैरिसेला और बैरियोला। अब आपको समझना है सेला और ओला में जो अंतर समझना, वो भी समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो फिर समझ लो कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा बनी रहती है। आइए पढ़ लेते, दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे तो समझ लेंगे। जो प्रभावित अंग है, कि किस अंग को ये प्रभावित करता है या प्रभाव डालता है, तो ऐसे में कह लीजिए कि त्वचा के साथ संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर मतलब जो ग्रसित होता है तो पूरा ग्रसित कर देता है। इसका जो स्मॉल पॉक्स का जो टीका बना था बेटा, टीका जो बनाए थे स्मॉल पॉक्स का, एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर। जो स्मॉल पर चेचक का टीका आता है, चेचक के टीकों को किसने, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। अगर सिम्टम्स की बात की जाए, लक्षण की, कि कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे, तो क्या होगा बेटा, बुखार, थोड़ा सा बुखार आएगा, बुखार आएगा, शरीर पे
पहले छोटे लाल दाने, छोटे छोटे और लाल जो दाने, पड़ते हैं ना, जी 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 जी, बाद में बड़े। ऐसे ट्रिक से याद हो जाएगा सर सर। एकदम दिख नहीं रहा है, वो छोटा सा छोटे एकदम, पड़ते क्या हैं ना सर? सर सर, इसे बड़ा स्मॉल लिख पॉक्स दीजिए बोलते सर, हैं। सर पहले एक छोटे लोग लाल। बस लोग, हमने लिखा बुखार, शरीर पर पहले छोटे लाल दाने, कैसे? लाल। छोटे लाल दाने, लाल दाने, बाद में बड़े दाने। ठीक है, बड़े दाने मतलब बड़े चकत्ते पड़ जाएंगे और उनमें क्या आ जाएगा, पानी थोड़ा सा आ जाएगा। ऐसे में जो वायरल फीवर के लक्षण होते हैं उसमें सिर दर्द है, ये कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इतना बुखार होगा, सिर दर्द होगा और शरीर पर पहले छोटे लाल दाने बाद में बड़े दाने हो जाएंगे। ये क्या है बेटा? ये सामान्य इसका लक्षण है। अगर कारक की बात की जाए, किसकी बेटा? कारक की, कैसे फैलेगा, तो इसके दोनों ही लक्षण हैं, डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट कैसे है कि जब किसी व्यक्ति को ये स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो यदि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है या उसको छू लेता है तो डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो जाते हैं। इसके जो वायरस होते हैं, जो वेरियोला वायरस होते हैं, वो डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो जाते हैं। और यदि नहीं छुआ और क्या हुआ, बाद में जब ये खत्म होने की कगार पे आते हैं तो ये जो चकत्ते बड़े बड़े लाल पड़ते हैं, इनमें जो पानी होता है, पस होता है, धीरे सूखने लगता है और सूखने के बाद लेयर गिरती है, पपड़ी गिरती है। और जब पपड़ी वह जमीन पे गिरती है तो आप वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरस जब जमीन पे गिरेगा तो फिर से निर्जीव हो जाएगा, लेकिन हवा के माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा फिर से अगले व्यक्ति को हो जाएगा। तो इसलिए कैसा बेटा, ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट है। वाहक में क्या है? वाहक में हमने बताया कि पहली बात तो हवा है, इनडायरेक्ट में हवा है और डायरेक्ट में टच है। ठीक है, तो ये भी दोनों हो सकती है। अगर इसका संक्रांति काल देखें, संक्रांति काल जो ऑक्यूपेशन पीरियड है, सर ये संक्रांति काल को आईपी पीरियड बोलते हैं ना? हाँ वही आईपी संक्रांति काल को आईपी पीरियड जी, आईपी पीरियड है। ठीक है, तो जो इसका पीरियड है वह मिनिमम 10 डेज, 10 दिन। सर आई का क्या मतलब होता है? आई पीरियड, पी का मतलब पीरियड, आई का इंक्यूबेशन, आईक्यूबेशन, क्या? आईक्यूबेशन, आईक्यूबेशन आईक्यूबेशन। जी। तो देखिए 10 डेज मतलब 10 पीरियड दिन होता है जी। देखिए 10 दिन मिनिमम होगा और मैक्सिमम अगर इसका संक्रमण बढ़ता गया, कभी कभी आप लोगों ने देखा, कहते कि मतलब कि माता जी गुस्सा हो गई है, तो 10 दिन ही नहीं बल्कि ये महीनों ले लेता, मतलब कि लगभग 28 डेज, यहां तक भी बीमारी जाने की संभावना बनी रहती है। या इसीलिए बोलते हैं कि लगभग 4 सप्ताह। ठीक है, यह बीमारी मतलब छोटे से होकर के बड़े की तरफ बढ़ जाएगी। इसकी जो वैक्सीन बनी थी, ये सर एक बार ही होती है, बस दो बार बार नहीं होती सर माता। हाँ, यह बीमारी जिसके एक एक बार बार फिर नहीं अगर होती किसी व्यक्ति को, जी, किसी व्यक्ति में एक बार आ गई है तो दोबारा की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि होगी ही नहीं, लेकिन बहुत कम होती है, माइन्यूट होती है, क्योंकि उसके जो एंटीबॉडी होते हैं आपकी बॉडी में बन जाते हैं, फिर दोबारा मुश्किल होता है। 1-8% उम्मीद रहे, नहीं तो होती ना। बहुत बहुत कम। देखिए एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन को बनाया था कब? 1796 में, 1796 में, मतलब बहुत पुरानी बीमारी आप इसको कह सकते हैं। ये तो बेटा ये तो सामान्य बात हुई। अगर अब यहीं पे हम चिकन पॉक्स, संक्रांति काल है क्या? संक्रांति काल बेटा वही जी, संक्रांति काल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 डेज से 28 डे, मतलब 4 सप्ताह, ये इतना। अब देखें, अब अगर यहाँ पे हम लिख दें, एक तरफ लिख दें क्या? चिकन पॉक्स, और दूसरी तरफ लिख दें स्मॉल पॉक्स। और सर ये जो टाइम सर लिखा है 1796 सर, ये कहीं 1979 सर 1979
मैंने देखा है, नहीं, तो कहीं इसका कुछ कंफ्यूजन। आप देखिएगा, इसका टीका कब बना है, थोड़ा डेट क्लियर कर लीजिएगा। आई थिंक डेट बहुत सही होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर लीजिएगा गूगल वगैरह पे, एक बार डेट आप देख लीजिएगा अगर डेट में कंफ्यूजन हो तो। सर एसन एसन सिंह हाँ, सर की सर उसमें किताब में सर वैक्सीनेशन वाई 1979 कुछ ऐसा था सर। एक मिनट रुकिए, फिर बाद में देख लिखने में लेंगे या तो सर। गलती, कोई बात नहीं, चलिए बाद में चेक किया जाएगा। अब बाकी अगर जो लोग फ्री हो तो एक बार चेक भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको क्या चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अंतर स्पष्ट करना है, क्योंकि जो ये प्रश्न होता है ये हमको कंफ्यूज करता है। तो एक अंतर तो आपको देखना है कि जो चिकन पॉक्स है उसका नाम क्या है और स्मॉल पॉक्स का क्या नाम है। जो चिकन पॉक्स है ये क्या है बेटा, ये छोटी माता है। छोटी माता का मतलब है शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देते हैं पूरे शरीर में, चिकन पॉक्स में। स्मॉल पॉक्स में ये बड़ी माता है, शरीर पे बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं। इसमें मतलब कि जो मतलब जो इनकी संख्या होगी या इनकी जो एक एरिया होगा वो ज्यादा एरिया में होगा। ये बड़े 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 धब्बे आएंगे, ये छोटे छोटे धब्बे होंगे। ठीक है, तो छोटी माता और बड़ी माता में एक अंतर तो ये आपको जानना है। दूसरा अंतर जो जानना है इसके वायरस के बारे में। वायरस इसमें अगर देखें स्मॉल पॉक्स में तो हमने लिखा था वेरियोला, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस अगर छोटी मात्रा में हम देखें, छोटी मात्रा में, तो वेरिसेला वायरस है। वेरिसेला वायरस है। यहाँ पे छोटे छोटे दाने, लाल लाल रंग के, यहाँ पे बड़े बड़े दाने, दाने पानी युक्त, मतलब उनके अंदर पानी भरा रहेगा, ऐसा आपको दिखेगा। बाकी जो एक्यूपेशन पीरियड होता है, आईपी पीरियड है, इनका लगभग मान चलो जो चिकन पॉक्स है या लगभग 3 हफ्ते का होता है, या समथिंग 2 हफ्ते 3 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते होता है। इनका 3 से 4 हफ्ते होता है, मतलब इनका पीरियड ज्यादा होता है, इनका पीरियड भी कम होता है। इनका इसीलिए जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 11 से लगभग 18 दिन होता है। अगर इनका बात करें तो शुरुआती 10 डेज से लेकर के 28 डेज तक इतना होता है। बाकी दोनों की अगर बात करें ना, तो दोनों के बाकी मिलते जुलते ही आपको सिम्टम्स मिलेंगे। हाँ, एक बार ये जरूर लिखा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों को यह संक्रमण जिन लोगों पे हो जाता है तो दोबारा होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, एक बार अगर हो गई है तो मान के चलो कि दोबारा बहुत मुश्किल से होना है, बाकी नहीं के बराबर होता है। तो ये याद दोनों को ऐसे में याद रखे तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की चर्चा हुई है। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने, ये हमारा था 9 नंबर, ये हमारा था 10 नंबर, अब 11 नंबर। हेलो सर सर दोनों की हेलो, खोज तो एडवर्ड जेनर ने की की है खोज सर। 1979 दिया गया है बुक में। 1979, चलिए इसको ठीक कर जी सर। लीजिएगा, हो सकता है कि लिखने में गलती हो गई हो। 1979, चलिए यस सर। सर टीकों को चिकन आप क्लियर पॉक्स कर और लीजिएगा। स्मॉल पॉक्स दोनों की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। हाँ, टीके की जो खोज की है उन्होंने ही किया है। अब देखिए यहाँ सर पे हो एक सकता प्रश्न है, आपका, सर हो सकता है जो डेट आप लिखवा रहे हैं सर वो एडवर्ड जेनर जी ने इसकी खोज की हो सर। टीका वैक्सीनेशन की ये खोज डेट हो सकती है, आपका भी तो सही आप होगा किसकी सर। डेट बता रहे हैं? आप किसकी डेट ये बता रहे हैं? वैक्सीनेशन सर, कुछ वैक्सीनेशन टाइप का नहीं इसमें सर, नहीं, वैक्सीनेशन बाई। अरे नहीं, तब वो सही आपने है। सही लिखा था सर, हमने आपने वहां पे सही लिखा था सर। वैक्सीनेशन की डेट नहीं, हमने वहां पे वैक्सीनेशन की डेट नहीं बताई है। हमने वहां बताई है कि जो इसकी खोज किए थे वो एडवर्ड जेनर, वो 1796 में उसकी खोज किए थे। जी सर, वो वही मैं कह रहा हूँ सर कि वैक्सीनेशन की डेट थी सर, सॉरी सर वो थोड़ा। ये खोज है, ये तो वैक्सीनेशन की बात अलग हो गई थी। वही तो मैं सोच रहा हूँ 1979 तो बहुत नजदीक की डेट हो गई। एडवर्ड जेनर का तो कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है।
फिर भी हमें लगा जी कि आप लोगों ने सर, कहा किताब से लिखा है। चलिए कोई बात ये नहीं, सर आगे बढ़ते हैं। coordination by 1979। हाँ हाँ, अब देखिए हम आगे कहाँ पर, आई फॉर इन्फ्लुएंजा था। क्या था ये? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को संक्रामक जुकाम भी कहते हैं, फ्लू भी इसी को बोला जाता है। तो इन्फ्लुएंजा को देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको खत्म करते बेटा। देखिए जो भी संक्रामक बीमारियां होती हैं उनके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं एक जैसे ही होते हैं, याद रखिएगा। जिन्हें हमने पहले बता दिया था कि बुखार, थोड़ा सा सर्दी, थोड़ा सा आंखों से पानी, नाक से पानी, सिर दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स है सभी के। तो यहाँ पे कोई अलग का मैटर नहीं होता है, मान के चलो कि सबके पास सामान्य होता है। अब बात आते बेटा 11 नंबर पे। 11 नंबर हमारा क्या है? इन्फ्लुएंजा। ऐसा है 11वां है, इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा को अगर ध्यान से देखें तो इसको उपनाम जो इसका है, उपनाम है, इसको फ्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लू। क्या बोलते हैं? फ्लू भी इसे को कहा जाता है। इसी को संक्रामक जुकाम भी कहते हैं। इसी को संक्रामक जुकाम भी कहते हैं। इसी को अत्यधिक संक्रामक भी बोलते हैं, अत्यधिक संक्रामक। तो इसका उपनाम आप फ्लू याद रखें, आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ये क्लियर भी रहेगा। इसका जो वायरस होता है बेटा, इसका जो वायरस होता है आर्थोमिक्सो वायरस होता है। आर्थोमिक्सो आर्थोमिक्सो वायरस होता है। अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स की या इसके लक्षण की, तो कैसे समझ में आएगा कि किसी को ये हुआ है? तो ऐसे में लक्षण में अगर ध्यान से देखें तो इसका जो लक्षण है ना, नाक से पानी, मतलब सर्दी, कुल मिला के सर्दी जुकाम, नाक से पानी और साथ में आंख से पानी। ये कॉमन सिम्टम्स इसके हैं। ये कॉमन सिम्टम्स। इसी का एक और उपनाम है, इसको फ्लू बोलो, संक्रामक जुकाम बोलो, अत्यधिक संक्रमक बोलो, या इसी को बोलते क्या, एक जो इसका बुखार होता है उसको बोलते हैं श्लेष्मा ज्वर। श्लेष्मा ज्वर, श्लेष्मा ज्वर का मतलब आप लोगों के समझ में आना चाहिए, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है हमारे नाक के अंदर, उसके अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है, मतलब उसमें बुखार आ जाता है, इसलिए इसको श्लेष्मा ज्वर भी बोलते हैं। और इसी का एक उपनाम है प्रतिश्याम। प्रतिश्याम भी बोलते हैं। प्रतिश्याम भी बोलते हैं, चाहे बोलो संक्रामक जुकाम बोलो, श्लेष्मा ज्वर बोलो, प्रतिश्याम बोलो, सब इसी के। अगर बात की जाए कि किस अंग को यह प्रभावित करता है, कौन सा अंग डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे में जो आपकी वो होती है, श्वास नली होती है, स्पेशली श्वास नली को डिस्टर्ब करेगा। और श्वास नली के माध्यम से अगर देखें कि किस तंत्र को प्रभावित करेगा, तो स्पेशली बेटा ये श्वसन तंत्र को पूरा गड़बड़ कर देता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा एकदम ब्लॉक करने, मतलब ब्लॉक कर लेता है।
अगर इसका आईपी जो इंक्यूबेशन पीरियड है अगर उसकी बात की जाए तो ऐसे में लगभग मान के चलिए कि 1 हफ्ता सही पूरा तरीके से दिखने में 1 हफ्ता लग जाता है। अगर बात की जाए कि कैसा है ये कारक, इसके क्या है, तो दोनों ही है। क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट मतलब किसी को अगर छू लेंगे, जैसे छूने का मतलब ऐसे टच नहीं, आप क्योंकि आपको सर्दी हुई है, आपका हाथ नाक में बार बार आ जा रहा है और आपका हाथ यदि किसी व्यक्ति को हाथ मिलाते, अगर आपको सर्दी हुई है, आप उस सर्दी से परेशान है हाथ वगैरह से, ऐसे में अगर किसी से हाथ मिला लेते हैं तो उसके जो सिम्टम्स है या इसके जो वायरस है वो उसके हाथ में जाएगा और जैसे ही हाथ वो नाक की तरफ बढ़ाएगा तो उसके नाक तक पहुंच जाएंगे। और दूसरा इनडायरेक्ट, जब वो छींकता है तो छींक उसकी जो होती है जो ड्रॉप होती है वो ड्रॉप बाहर गिरती हैं, जैसे वो स्प्रेड होती हैं हवा में और हवा के माध्यम से किसी न किसी बॉडी में टच होने के बाद वो उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो एक तरीके से कॉमन कोल्ड के जो लक्षण होते हैं सेम उसी तरीके के इसके लिए किसके, इन्फ्लुएंजा को। अगर बात की जाए इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा के साथ साथ एक बीमारी आपको और देखने को मिलती है यहाँ पे, वो कौन सी है बेटा? वो है मम्स, जिसे गलसुआ बोलते हैं। जी बेटा। सर इसनोफीलिया भी तो इसी की तरह है सर। देखो जो इसनोफीलिया है ना, जो इसनोफीलिया है वो दूसरी चीज है। इसनोफीलिया जो है वह एक दूसरी और दूसरे कारण से भी होती है इसनोफीलिया। इसनोफीलिया शरीर में कुछ चीजों का घटना बढ़ता है जो कह लो कि बॉडी में जो कुछ केमिकल है उन केमिकल की कम ज्यादा होने की वजह से यह होता है जो आप बता रही हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यह काम जो आप चर्चा कर रहे हो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, वो कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा कम्युनिकेबल डिजीज में आता है क्योंकि यह एक से दूसरे में फैलेगा, लेकिन वह एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, जिसमें रहेगा उसी को ही वह क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है बेटा। स्नोफीलिया वो ज्यादा ऊंचाई पे जो चढ़ते बर्फ वगैरह में उनको ज्यादा होता है ना, फीलिया का पर्वत वाले को। फीलिया का मतलब है शरीर में कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल चीजें होती है उनका घटाव, मतलब घटाव और बढ़ाव है। जी सर, जी सर। एक 10 पे आते बेटा, इसको गलसुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं? गलसुआ। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? गलसुआ। जी पर गलसुआ। और गलसुआ को इंग्लिश में बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। आइए मम्स की चर्चा यही कर लेते हैं। गलसुआ 10 था, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, गलसुआ या इसी को इंग्लिश में मम्स बोलते हैं, मम्स। अगर बात की जाए इसके उपनाम की बेटा, इसका उपनाम क्या है? देखिए गलसुआ से समझ में आ रहा है, गलसुआ का मतलब है शरीर की कुछ ऐसी ग्रंथियां, और वो स्पेशली गलसुआ मतलब गले में होने वाला स्वेलिंग, जो है गले में जो स्वेलिंग होगी गलसुआ होगा या मम्स होगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों का गला बिल्कुल सूज के बाहर की तरफ आ जाता है, और कभी कभी जब हम देखते हैं कि एक रोग और होता, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, घेंघा। घेंघे में जिस तरीके से क्या होता है, हमारी जो पैराथायराइड या थायराइड जो, उसमें क्या होता है, उसमें थायराइड ग्लैंड वो होती है, डिस्टर्ब होती है, किसमें? ग्वाइटर में, थायराइड। लेकिन गलसुआ में पैराथायराइड और इसके साथ साथ जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, स्पेशल लार ग्रंथियों की समस्या है ये गलसुआ, स्पेशल गले में सूजन। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उपनाम है इसे कंठमाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमाला बोलते हैं। अगर इसके वायरस की चर्चा की जाए, इसके वायरस की चर्चा की जाए तो पैरामैक्सो वायरस, और एक ऐसा है, ये आरएनए वायरस है।
अगर बात की जाए कि किस अंग को प्रभावित करेगा ये, तो ऐसे में स्पेशल अंग की चर्चा हो रही है बेटा। तो दो चीजें, एक तो लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां फूल जाती हैं, और साथ साथ पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि आपकी समस्या में आ रही है, तो जो अगर तंत्र की चर्चा होगी, कौन सा तंत्र डिस्टर्ब करेगा किस तंत्र को, तो यह क्या होगा बेटा, यह ग्रंथि जो ग्लैंडुलर सिस्टम है, ग्रंथीय तंत्र, ग्रंथीय तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है, इंग्लिश में ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर सिस्टम को ये क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ज्यादातर देखा जाए तो ये गलसुआ होता है ना, ये स्पेशल जो है, स्पेशल अगर बात की जाए, स्पेशल बात की जाए तो यह बच्चों की बीमारी है, जो 5 से 9 वर्ष के बीच के बच्चों में अधिक होता है। ये इनके अंदर, इसको आप अधिक देख सकते हो। अगर बात की जाए इसके बेटा आईपी की, जो संक्रांति काल है, तो यह 2 से 3 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह का हो सकता है। और वैक्सीन की अगर बात की जाए, तो एक वैक्सीन की मैंने चर्चा की थी, MMR, कौन सी, MMR। यह जो MMR होती है, हमने कहा था, बताया था आपको, एक यम का मतलब मीजल्स, खसरा, मीजल्स, एक यम का मतलब मम्स, मतलब ये वाला गलसुआ, और तीसरे का मतलब रूबेला। ये तो तीनों के लिए चलेगा। जब आप पे मीजल्स पढ़ोगे तो भी MMR का टीका, मम्स पढ़ोगे तो भी MMR का टीका, और रूबेला पढ़ोगे तो भी MMR का टीका। मतलब तीनों के लिए यह टीका इंपॉर्टेंट होता है, और तीनों के लिए यह टीके की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, तो यह था आपका 12वां, और 12वां क्या था आपका, सर हाँ बोल दीजिए। सर ये जहाँ पैरामैक्सो वायरस है सर, मुझे लगता है कि पैरामैक्सो वायरस का जो एंटी, तो ये टीका है सर, यही MMR है सर। ये हाँ यही, उसमें भी था सर, ये मीजल्स में भी देखिए, जो यही हाँ वायरस ये और यही टीका बात है सर। ना, देखिए जो वायरस होता है, जैसे MMR का टीका लग रहा है, तो MMR का टीका जो है, जो देखिए जो वायरसों का एक ग्रुप होता है, वायरसों का ग्रुप होता है, जैसे पैरामैक्सो वायरस का मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप का एक डिजीज आपकी है, वो आपकी मीजल्स, मम्स और रूबेला, तो तीनों में आप देखेंगे कि आप वायरस, क्योंकि उसी के लिए ही यह बनाया गया है। ठीक है, सर इसके लक्षण, किसका बेटा, तो बता, गले में सुना, अच्छा लिखे नहीं क्या, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखे नहीं, लक्षण लिख देता हूँ, लक्षण स्पेशल है क्या बेटा, गले में गले में सूजन। अभी मैं आप लोग जब ये डिजीज वगैरह पढ़ लिया करो, तो थोड़ा सा 2-1 मिनट के लिए इस पे अपना खुद का रिसर्च किया करो, और मोबाइल पे जाने के बाद आप मम्स को इमेज उसकी देखो, इमेज देखोगे ना, तो बच्चे का एक इमेज दिखेगा, आप ज्यादातर बच्चे का इमेज दिखेगा, और उनमें दिखेगा कि बच्चे का जो गला ना पूरा एकदम सूजा हुआ है, मतलब गर्दन और पूरा उसका जो वो है, पूरा एक हिस्सा जैसे एकदम पूरा भर सा गया है। और वो किसकी वजह से होता है, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो, उनके अंदर एक तरीके से बुखार या स्वेलिंग आ जाती है, और पैराथाइड जो ग्लैंड होती है, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी बताएं। सर 5। कहां से 5 कहां से आप ला दिए, दोनों तरफ सर। ला देखिए लार ग्रंथियां 3 है, ये सब जानते हैं, 3 जोड़ी है, कितनी, 3 जोड़ी है। और जो पैराथायराइड है, यह कितनी है, 2 जोड़ी है। अगर जोड़ी की बात होगी तो 1 और 2, संख्या की बात होगी तो 4, संख्या में कितनी है,
संख्या में 4 है, क्योंकि आप जब देखते हैं जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कुछ ऐसे यच आकार की होती है, मान के चलो एक आकार में छोटा सा ऐसे होती है, तो एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, एक दाना यहाँ, मटर की दाने जैसी संरचना होती है, इसी को हम पैराथायराइड बोलते हैं। तो संख्या 4, जोड़ी में 1 जोड़ी 2 जोड़ी, संख्या में 4। और इनकी देखेंगे तो जो कानों के बगल में 2 है, 1 जोड़ी, जीभ के नीचे 2 है, जीभ के ऊपर 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 6, मतलब लार ग्रंथियां 6 है, जोड़ी में 3 है। समझ में आया कि नहीं? सबसे बड़ी कौन सी लार ग्रंथि है? पैरोटिड सर, पैरोटिड। पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ पाई जाती है? कहाँ आप देख सकते हैं पैरोटिड को? जगह क्या है इसकी? कान के पास है सर। जी बिल्कुल, सर कान कान के पास, के ठीक है। हाँ, कान के पास ही कह लो, कोई गलत नहीं है। आप ऐसे बोलोगे कान के पास पाई जाती हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। बाकी तो अगर वो कुछ लिख के देता है अलग तरीके से तो दूसरी बात है, बाकी स्पेशल देखा जाए तो कान के पास ही होती है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, हम किस पे आते हैं? अब आते हैं हम कहाँ पे पहुंच गए थे? गलसुआ, गलसुआ तक आ गए थे रूबेला ना? ना, गलसुआ तक आ, रूबेला। हाँ रूबेला पे आते हैं, रूबेला पे आते हैं। देखिए पहले रूबेला को पहले तब आगे चलते हैं। हम लोगों ने क्या कॉमन कोल्ड नहीं पढ़ा क्या? इसमें एक कॉमन कोल्ड भी है, चलिए आगे पढ़ेंगे, रूबेला के बाद पढ़ेंगे। रूबेला के बाद कॉमन कोल्ड को भी देख लिया जाएगा थोड़ा सा। रूफा रूबेला, रूबेला की अगर चर्चा हो बेटा, ये हमारी 13वीं डिजीज है रूबेला। अगर इसके उपनाम की चर्चा हो, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एक नाम इसका और भी है, उसे बोलते हैं क्या? जर्मन खसरा। खसरा का ही एक रूप है, इसको जर्मन खसरा बोला जाता है। रूबेला को जर्मन खसरा के नाम से बोला जाना जाता है। जो इसके वायरस होते हैं, ये किस समूह के? टोंगा वायरस के समूह के हैं। किसके? टोंगा वायरस। चलिए एक मौका मिलेगा तो एक चीज आपको और कुछ ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जो वायरस है इनका जो समूह है, ये आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है, तो वो मैं देख लेता हूँ, तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कुछ दूसरे माध्यम से बता दूंगा, तो इसका जो समूह है, समूह आपके दिमाग में आ जाएगा, तो ये गलती कम होगी। जो टोंगा वायरस ये सब आ रहा है ना, वो दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इनका एक समूह होता है, ये कई भागों में बटे हुए हैं, इनका समूह कई भागों में बटा हुआ है। जैसे अगर हम भी चर्चा करते हैं ना, जैसे कॉमन कोल्ड की चर्चा करते, तो कॉमन कोल्ड में जैसे कम से कम 200 ऐसे वायरस है, 200 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से कहीं भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स हम में है वो आप में भी सही हो जाए। हो सकता है किसी दूसरे कारण से मुझे सर्दी हो रही है, आपको किसी दूसरे कारण से हो सकती है। कुछ लोगों को गर्मी की वजह से होती है, कुछ लोग ठंडी की वजह से होती है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। अभी मैं चर्चा आगे करूंगा। अगर यहाँ पे भी वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन की बात की जाए, तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की थी कि जो एक MMR वैक्सीन होती है, एक मम्स में, एक मीजल्स में, एक रूबेला में, ये तीनों में काम आती है। तो यहाँ पे भी जो है रूबेला है, तो यहाँ पे यमम वैक्सीन आपकी काम आएगी। अगर बात की जाए कि जो जर्मन खसरा होता है यह किस तंत्र को प्रभावित करेगा, किसको डिस्टर्ब कर देता है, तो बेटा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रेक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? ब्रेक करने लगता है। सिम्टम्स क्या है? लक्षण क्या है? तो गले में सूजन हो सकती है, क्या? सूजन, और चकत्ते पड़ते, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। कहाँ? स्किन पे लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए कि यह कैसे फैलता है, तो मतलब कितने कारक की बात की जाए पहले, तो जिसका कारक है
दोनों ही है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही कारक इसके माने जाते हैं। अगर बात की जाए कि इसका जो आईपी है, जो इसका पीरियड है वो कितना है, तो लगभग 1 माह हो सकता है, खत्म होने में इसको 1 माह लग सकता है। ये क्या था बेटा, ये था आपका रूबेला। अगर इसी जगह पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग यहीं पे कर दें तो वो भी खत्म हो जाएगा। 14वीं बीमारी एक अलग से लिख देते, यहाँ पे कुछ अलग बीमारियां हैं जो यहाँ पे नहीं है, उनकी चर्चा मैं कर देता हूँ। रूबी बीथर वायरस था ये। एक और लिख देते हैं यहाँ पे, कॉमन कोल्ड की चर्चा कर देते हैं। कॉमन कोल्ड वगैरह सभी लोग अक्सर जानते हैं कि ये वायरस की वजह से होता है। तो कॉमन कोल्ड क्या है, इसको जुकाम बोलते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम बेटा 3-4 है। इसी को नजला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नजला बोलते हैं, जुकाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राइनोफेरेंजाइटिस, राइनोफेरेंजाइटिस। राइनोफेरेंजाइटिस भी इसी को बोला जाता है, नजला भाई। क्यों? क्योंकि जो इसका वायरस होता है ना, जो इसका वायरस है उसका जो समूह है, वो राइनो वायरस ही है, राइनो वायरस। राइनो का मतलब ही होता है क्या, नजला या नाक से संबंधित। तो नाक से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उनके जो वायरस होंगे वो राइनो समूह के होंगे। और ऐसे में राइनो, अगर बात की जाए इसके तंत्र की, किस तंत्र को डिस्टर्ब करेगा ये, तो स्पेशल देखा जाए तो क्योंकि नाक से संबंधित है तो ये श्वसन तंत्र को गड़बड़ कर देता है। श्वसन तंत्र को गड़बड़ करता। और श्वसन तंत्र में अगर बात की जाए किसकी, लक्षण की, कि कौन से लक्षण आ सकते हैं, तो ऐसे में मान के चलिए कि नाक से पानी, नाक से पानी, सिर दर्द, बुखार, ये तो कॉमन सिम्टम्स में आप देख ही सकते हैं। अगर इसी का बात की जाए लक्षण में ना, तो एक लक्षण इसका और देखे तो जो बढ़ता, जब ये बढ़ जाएगा, कॉमन कोल्ड बढ़ जाएगा तो निमोनिया की तरह हो जाएगा, निमोनिया की तरह हो जाएगा। अगर बात की जाए कि किसकी कमी से होता है, कमी क्या है, कौन सी कमी होगी, तो कॉमन कोल्ड ज्यादा होता है। कुछ लोगों को सर्दी बहुत लगती है और उसमें एक मैं भी हूँ, कमी, इसलिए थोड़ा इसको और अच्छे से जानने की जरूरत है। तो ये स्पेशल जो होती है बेटा विटामिन की वजह से, विटामिन की वजह से। और इसमें भी देखा जाए तो जो एसीडी विटामिन है वो बहुत मुख्य होती है, ए सी एंड डी। इस विटामिन की कमी हो जाती है, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो कॉमन कोल्ड आपको हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वायरस होता है वहां पे बहुत तेजी से हावी हो जाता है। और बात की जाए इसकी बात की कुछ अन्य चर्चा की, तो जो कॉमन कोल्ड है ना, या इसके जो वायरस होते हैं लगभग 200 टाइप्स के होते हैं, 200 प्रकार के हो सकते हैं। तो किसी को भी किसी चीज से एलर्जी जो होती है ना, एलर्जी, उस एलर्जी की वजह से भी कॉमन कोल्ड हो जाने की संभावना बनी रहती है। अगर थोड़ा सा भी आपको जैसे धूल से समस्या है, जैसे धूल पड़ी तो आपको जुकाम हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा गर्मी की बर्दाश्त नहीं किया तो गर्मी से हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर का जैसे ही डिसबैलेंस होगा, आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, तो एलर्जी की वजह से आपको ये समस्या हो सकती है। या कह सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, यदि यह थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो ऐसे में आपको कॉमन कोल्ड होने की संभावना 100% हो जाएगी।
अगर बात की जाए, ये तो मान लो कॉमन डिजीज में आ ही गए, इनकी मैंने चर्चा भी कर ली। वहां पे हम लोगों ने एक दो चर्चा नहीं की थी बैक्टीरिया में। याद रखिएगा, आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया में आती है। तो चाहे वो ट्रैकोमा हो, चाहे कंजक्टिवाइटिस हो, ये दोनों वहां चली जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए दो और की, किसकी, कोरोना और वर्ल्ड फ्लू की, तो वो दोनों की दोनों जो बीमारियां हैं वह आपके इसी से संबंधित हो जाएंगी। किसमें? आपके इसमें आ जाएंगी। तो एक बार देख ले, रूबेला जो जर्मन खसरा टोंगा वायरस, ये मार की वैक्सीन स्पाइनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, गले में सूजन, लाल चकत्ते आ जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। कॉमन कोल्ड की बात करें तो यह भी एक तरीके से क्या है बेटा, नजला है, राइनोफेरेंजाइटिस है, राइनो वायरस इसका ग्रुप समूह है, या कह लो इसके वायरस का नाम है, श्वसन तंत्र को डिस्टर्ब करता है, नाक से पानी, सिर दर्द, बुखार, निमोनिया हो सकता है। और क्या, जो विटामिन ए सी डी है उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से, या प्रतिरक्षा प्रणाली के डिस्टर्ब होने की वजह से भी कॉमन कोल्ड की संभावना बनी रहती है। ये क्या था बेटा, सर ये कोरोना हमारे एक तो दूसरा है? जी कोरोना की भी थोड़ा चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं। 12, 13, 14 और 15, 14 और 15 में दो चर्चा होगी थोड़ा सा, एक कोरोना की होगी और एक कर सकते वर्ल्ड फ्लू की कर सकते हैं। ये भी दोनों वायरस की वजह से होते हैं, ये भी वायरस है और ये भी वायरस है। ठीक है, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग क्योंकि कोरोना से खूब जूझे हैं, तो कोरोना के विषय में आप सबको थोड़ा सा अध्ययन करने की जरूरत है और करना भी चाहिए। जो बीमारियां हमारे बीच में आके चली गई हैं, कहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन प्रश्नों पे थोड़ा सा चाहे डिटेल मिले। आइए थोड़ा सा चर्चा कोरोना पे करते हैं। अगर कोरोना की बात की जाए तो बेटा, कोरोना को कोविड-19 के नाम 2019 आता है, क्योंकि 2000 पहला जो मतलब आया था, सामने आया था 2000। कब सामने आया था पहली बार? उपनाम क्या है? कोविड-19। उपनाम क्या बेटा इसका? कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए इसके वायरस, की, तो जो इसका स्पेशल वायरस है, एस-ए-आर-एस है, एस-ए-आर-एस, एस-ए-आर-एस, कोविड CO-V2, कोविड-2 ऐसे लिखा जाता है, एस-ए-आर-एस CO-V2, कोविड-2। तो ऐसे में इसका भी एक फुल फॉर्म है, इसी वजह से इसको बोला जाता है यस फॉर सीवियर। क्या है? यस फॉर सीवियर है, और ए फॉर एक्यूट। ए फॉर एक्यूट, आर फॉर रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। एस फॉर सिंड्रोम। कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 2, इतना बड़ा इसका नाम है। अगर बात की जाए कि पहली बार इसको देखा गया, पहली बार का मतलब अभी जो सामने आया, चाइना में सबसे पहले आया, पर 2019 में सामने आया। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में इसको कब देखा गया या जाना गया या पहली बार कब वो किया गया, तो 2020 के सर इसके नवंबर 2019 के आगे चीन लिख दीजिए, चीन में देखा गया था ना। हाँ पहली बार चीन में था, ये भारत में पहली बार है, ये भारत में आया। अगर बात की जाए बेटा कि सिम्टम क्या है, लक्षण,
तो आप लोगों ने लक्षण में देखा होगा, सबसे जो स्पेशल लक्षण था जो सब में होता वायरस में, बुखार, सर्दी, मतलब कि सर्दी भी हो रही थी, बुखार भी हो रहा था, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में समस्या। स्पेशली जो अटैक करता था तंत्र पे, तंत्र जो डिस्टर्ब कर देता था, ये किसको डिस्टर्ब करता था बेटा? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। ये क्या करता था? आपके श्वसन तंत्र को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देता था, और इसी की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो रही थी। बाकी वो अलग का कारण है, सर क्योंकि देखिए अगर लगातार आपका श्वसन खांसी तंत्र, हाँ वो सब आ जाएंगे। जब सर्दी हुई तो आप लिख सकते फिर जो अन्य लक्षण है वो अन्य लक्षण डालिए। खांसी हो सकती है, फिर नाक से पानी आ सकता है, आंख से पानी, क्योंकि वो वायरल के लक्षण है। ठीक है, तो आप स्पेशल देखिए, बुखार हुई, सर्दी हुई, सांस लेने में दिक्कत आई, खांसी हुई, ये सब इसके कॉमन को लक्षण में ये सब आएंगे। ठंडी के साथ बुखार आएगा, और ये बेटा कॉमन चीजें थी। उपचार में आप लोगों ने देखा होगा, उपचार में टीका क्या था भाई? इसके टीके के नाम बताएं, कौन से 2 टीके बने थे? कोविशील्ड और कोविशील्ड कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन। जी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। बाकी और भी बनी थी। ठीक है, अन्य अन्य देशों में अलग अलग तरीके की वैक्सीन बनाई गई थी। इनमें से भारत की कौन सी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? किसको, मतलब कि किसके साथ मिलकर के काम किए थे? कोवैक्सीन। नहीं, कोवैक्सीन की कोविशील्ड थी। कोविशील्ड है सर, कोविशील्ड है। कोवैक्सीन। कोविशील्ड, हाँ कोविशील्ड थी, जो भारत में जो जिसका ऑथेंटिक वो दिया गया था कि आप इसी को लगवाए, वो कोविशील्ड सर थी। एक बूस्टर भी आई थी, जी बूस्टर भी एक आई थी। हाँ, बूस्टर तो हम लोग भी लगवाए थे। बूस्टर, वो उस समय चुनाव का माहौल था तो इतना डरवा दिए थे कि बूस्टर डोज हम लोगों को दी गई। तो हम लोगों को लगा कि अब हम लोग मतलब कि जितने भी लोग हमारे अगल बगल में रह रहे हैं, इनसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हम ही बन गए हैं। जैसे बूस्टर डोज लगवा के आए थे ना, तो हमको लगा कि अब संजीवनी बूटी मिल गई है सर। संजीवनी बूटी मिल गई नहीं, जब हम लोगों को लग गई ना, तो हम लोग आज इतना खुश हो गए थे कि अब तो हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा कौन कोरोना। लेकिन बुखार जब एक बार ढंग से आया तो बूस्टर काम ना कर रही थी। मुझे लगा कि यार बूस्टर काम नहीं कर रही क्या, लेकिन ये था कि हौसला मिल गया था कि बूस्टर लगवा लिए तब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है हमको ठीक है, वो अलग का मैटर है। मनोबल बढ़ाने के लिए था। हाँ, बूस्टर मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ भी था, लेकिन लगा कि हम लोगों ने लगवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है। अब थोड़ा सा चर्चा यहीं पे, क्योंकि बस नाम में जानिए, बाकी कुछ नहीं। एक होता बेटा वर्ड फ्लू, ये अभी ये अगर ये बात करें तो ये आपका हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15 वर्ड फ्लू। जो इसका वायरस होता है वर्ड फ्लू को वर्ड फ्लू के नाम से ही जाना जाता है, कोई इसका उपनाम नहीं दिया गया है। और अगर किसी के पास हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जो इसका था इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको जो इसका वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस ही होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर बात की जाए किसे डिस्टर्ब करता है, किस तंत्र को डिस्टर्ब करता है, तो ये अभी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऐसे में जिसको वायरस वगैरह थे वो श्वसन तंत्र को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जिसका तंत्र था श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दे रहा था। इसका कारक क्या था भाई, किसके कारण फैल रहा था बताएं? क्या बंद कर दिया गया था बर्ड फ्लू में? मुर्गा चिकन वगैरह, मुर्गा हो गया, मतलब कि पक्षियों में बत्तख भी था। हाँ, बत्तख भी था, मुर्गा था, बत्तख था। वो एक कुछ लोग खाते ना, क्या बोलते हैं उसे,
जो उड़ता है ऊपर, कबूतर, क्या इसके बर्ड फ्लू वाले सिम्टम्स सुअर में भी मिले थे क्या? सुअर में पक्षी में तो था कहीं पे, स्वाइन फ्लू था वो। जी जी हाँ वो स्वाइन फ्लू था, वो स्वाइन फ्लू था जो सुअर के माध्यम से फैला था, वो स्वाइन फ्लू था। तो देखिए उसमें आप आंख वाली जो 2 बीमारी है वो बैक्टीरिया में आप डालेंगे, आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग इतना चर्चा कर लिए हैं कि जब भी बैक्टीरिया सर ये पक्षी के बाद क्या लिखे हो सर? पक्षी, ये कबूतर के बाद कौवा, ठीक है। अब देखिए सामान्य चर्चा की अगर बात करें ना, तो 2 चीजें तो आप इनको ढूंढ के खूब एकदम रट डालिए ताकि दोबारा जरूरत ही ना पड़े। कौन कौन सा? एक जो मैंने बताया, एक जो चर्चा हमने की किसकी, कि जो वायरस से संबंधित जो भी डिजीज है और जो आपके बैक्टीरिया से, देखो जो इसकी कुंजी होती है, कुंजी का मतलब जो हम लोग की बनाते हैं, उस की के माध्यम से कभी कभी बहुत फायदा मिल जाता है, क्योंकि सारी बीमारियों को याद कर पाना, जैसे 14 इसमें थी 11 उसमें है, या हम लोग 14 पढ़े या 15 पढ़े, वहां पे 11 पढ़े थे, तो ऐसे में देखा जाए तो लगभग जो एक रेशियो मिला वो 15 समथिंग 12 दूनी 24 से 25 बीमारियों का मिल गया। अब 25 से 26 बीमारियां जो मिली हैं, ऐसे में याद करने में दिक्कत होगी, आपको याद ही नहीं होगा। लेकिन जब हमने वहां देखा कि गोपट की टीबी सीडी टॉनिक है जी, तो हम लोगों ने समझा कि जीवाणु से होने वाले ये सब रोग याद आ गए। ऐसे ही जब हमने देखा चिपक हेमा आई रेडी पीआईजी रूबी, तो ये भी दिमाग में आ गया कि की पॉइंट हमको मिल गए हैं। अब की पॉइंट अगर आप 2-4 बार मन से लिखते हैं, कुछ ना करें, सिर्फ की पॉइंट लिखें और उनके बीमारियों के नाम लिखें, अगर इतना भी कर लेते तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी और 100% आपका कंफ्यूजन दूर हो। और आप यदि वायरस और बैक्टीरिया समझ लिए तो फंगस और जो प्रोटोजोआ है बहुत छोटे हैं, अब बहुत समझ में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एक बार बताएंगे और दिमाग में झट से आ जाएगा कि यार यही वाली बीमारी होती है। ठीक है बेटा, कल जैसे क्लास शुरू होगा बीमारियों के वायरस की कोई ट्रिक बताने वाले थे। हाँ ट्रिक है वो, नहीं वो आपको वायरस पे ना, वायरस पे, हाँ सर हाँ वायरस पे ना, वायरस पे वो कल बताऊंगा। मैं खुद पहले ट्रिक अच्छे से बना लूं कि कैसे आपको कि आपकी समझ में आए। ठीक है, ट्रिक का मतलब है थोड़ा सा उस पर अपनी एक रिसर्च होती है, और उस रिसर्च को जब हम करेंगे और हमको लगेगा कि हमको समझ में आ गया, तभी आपको बता पाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम ही को जब नहीं समझ में आएगा कि वो ट्रिक कैसी हम बनाए हैं और आपके लेवल की है कि नहीं है, या फिर आपकी समझ में आ रही है कि नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो आज हम थोड़ा देखेंगे कि जो वायरसों के समूह है, इन समूहों को कैसे आपको आसानी से हम बता सके, ताकि जो ये इनकी वेरियोला है, वेरिसेला है, टोंगा वायरस है, ये कैसे कैसे वायरसों के नाम पड़े हैं या किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, सुपर संडे कल रात में ही रहेगा, 142 जो सुपर संडे मिलेगा वो आपको रात्रि में 8 बजे मिलेगा, और अगले दिन ही उसका हम आपको वो दे पाएंगे, क्या आपका लेवल जो बता पाएंगे रिजल्ट, वो अगले दिन बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर लिए रहे। इधर भी आप लोग देख लीजिएगा भी जैसे छूटेगा। ठीक है बेटा, गुड नाइट। बाकी इसका मैं बना के आपको भेजता हूँ। गुड नाइट। सभी को गुड नाइट, जय बेटा, शुभ रात्रि।